हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए एडुटेरिया का सामान्य अध्ययन का बुक लेकर आया हूँ। इस बुक में टोटल आपको 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है 50 क्वेश्चन के रूप में। इसमें से आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुका हूँ। जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख ले। इस बुक में आपको ही पता है कि ना डिस्कशन करवाया गया है, ना ही इसमें कोई सोल्यूशन दिया गया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ और पूरा डिटेल डिस्कशन करवाऊंगा और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। ये सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको ऐसा कंसेप्ट दिया जाएगा जिससे आपको एग्जाम हॉल में जो कन्फ्यूजन होता है, जहां आप गलती करते हैं, मैं सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर वीडियो बनाता हूं ताकि आपका क्वेरी को मैं पूरा कर सकूं और आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने का काम कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिलेगा पूरा डिटेल के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नए कंसेप्ट के साथ। ये मेरे दोस्त एडुटेरिया का बुक है, ठीक है, जिसमें से अभी हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा गया है। बिहार दरोगा खुद इसको 2 बार पूछा है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये आपको 1986 में पारित किया गया था। अब देखो इस टॉपिक से ना बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक आपको क्वेश्चन तो ये पूछता है कि आपको भारत में पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ केंद्र स्थित है। तो पर्यावरण आपको सबको पता है नागपुर में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागपुर में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब जस्ट इसका उल्टा भी एक बार पूछा गया था, आप लोग एग्जाम दिए होंगे बिहार दरोगा को, तो 2446 पोस्ट में शायद पूछा था ये क्वेश्चन। इसमें अभी वायु पर्यावरण दिवस ना पूछकर उसने वायु प्रदूषण अधिनियम पूछ लिया था, ठीक है। वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना था, तो ये आपको 1981 में बना था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो सारे को कोरिलेट करके पढ़ो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एक अधिनियम जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वन्य जीव अधिनियम। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग एग्जाम दिए होंगे, तो ठीक है। तो वन्य जीव अधिनियम कब बना था, तो ये आपको 1972 में बना था। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वन्य जीव अधिनियम। अब वन्य के बात आ गया तो वन यानी जंगल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, देहरादून में है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखो और जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक वन नीति बना था भारत सरकार के द्वारा ना, वन नीति बनाया गया था। तो वन नीति का गठन कब किया गया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 1952 में वन नीति बना था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा, भारतीय वन नीति। देखो क्वेश्चन देखो एक चीज़ है जो घुमाता है क्वेश्चन में, कहाँ स्टूडेंट एग्जाम हॉल में गलती करेगा। भारतीय वन नीति, तो भारतीय वन नीति जो बना था मेरे दोस्त, ये बना था आपको 1927 में बना था। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एग्जाम में कि प्रदूषण का बता ही दिया मैंने, ठीक है, वन नीति बता ही दिया। एक जैव विविधता कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जैव विविधता अधिनियम कब बना था, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में बने था। तो ये सारे पॉइंट है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है और ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। मैं सारे प्रश्न को मैं कंसेप्ट के साथ पूरा डील करूंगा एडुटोरिया बुक को, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। देखो कृत्रिम पूछ रहा है आपसे, प्राकृतिक नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कृत्रिम पारितंत्र जिसमें मनुष्य खुद से बनाया होगा, तो हम ऑप्शन से छाट लेंगे इसको। तो इसमें तो आपको वन, समुद्र, झील, ये सब तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। कृत्रिम के अंतर्गत आएगा आपका बगीचा आ जाएगा, जैसे जलाशय आ जाएगा। कई बार ऑप्शन में ना जलाशय दे देता है, ठीक है, जलाशय दे देगा या खेत दे देगा। तो ये सब सारे किस में आ जाएगा, ये सब सारे कृत्रिम पारितंत्र का हिस्सा है। तो ये आप लोग जरूर याद रखें। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करती है वो करती है जलाशय। कितना % करती है, तो ये
कुछ प्रतिशत करती है, यानी 72% करती है। तो ये क्वेश्चन अच्छा सेट किया गया है, ठीक है। यानी सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करता है, आपको जलाशय करता है। अब देखो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन गैस आता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़े होंगे CO2 आता है, ठीक है, CH4 आता है, मेथन भी ग्रीन हाउस के अंतर्गत आता है, O2 आता है, O3 आता है, ठीक है, और CFC आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको O3 को ओजोन बोला जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी सेट करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट का उदाहरण नहीं है। तो ये तीन चारों पॉइंट आप लोग को याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी देखो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दरोगा भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु आपको सबको पता है कन्याकुमारी है। आप सीधा मैप खींचिए इसके लिए, देखिए इसके लिए मैप आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है, ठीक है। उत्तर में अगर उत्तरी स्थल में अगर हम जाते हैं तो उत्तरी स्थल में आपको क्या देखने को मिलता है, मांडा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप डायरेक्शन बनाइए, इस डायरेक्शन को आप लोग याद रखना, ठीक है। उत्तरी दिशा में आपको देखने को क्या मिलता है, मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है, तो ये आपको सबको पता है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है मांडा। और हम अगर नीचे आते हैं, दक्षिण के क्षेत्र में आते हैं, दक्षिण में हम क्या देखने को मिलता है, तो दक्षिण में मुझे देखने मिलता है दैमाबाद। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दैमाबाद। और दैमाबाद आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको ये मुंबई में पड़ता है, मुंबई, ठीक है। अब इधर पूरब की ओर हम आते हैं, तो पूरब की ओर क्या है आपको, तो आलमगीर पड़ता है, ठीक है, आलमगीर। और आलमगीर कहाँ पड़ता है, तो आपको पता है यूपी में पड़ता है। फिर हम पश्चिम वाले एरिया में आएंगे, हम पश्चिम वाले एरिया में, तो पश्चिम वाले एरिया में आपको सुतका गेंडोर है, ठीक है, सुतका गेंडोर। और ये सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है, तो ये आपको ये पाक की सीमा में पड़ता है, यानी पाकिस्तान के सीमा में पड़ता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को आपको डायरेक्शन याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर में हो गया आपका मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, पूरब में आपको आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, दक्षिण में दैमताबाद जो कि मुंबई में पड़ता है, और आपको सुतका गेंडोर पश्चिम में है, जो कि आपको पाकिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं, तो आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है, ये भारत के सर्वाधिक हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हिमालय के दक्षिणी भाग की ओर अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक विविधता पाई जाती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। हिमालय के पश्चिम भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका सही है। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। देखिए अरब सागर में थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान नहीं देगा तो तुरंत वो मार देगा गोदावरी, जो कि गलती हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी जो है ना भारत का प्रायद्वीपीय सबसे बड़ा नदी है। देखो कन्फ्यूजन नहीं होना एग्जाम में, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न सही करके आना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, ठीक है, सी आंसर होगा। जो गोदावरी नदी है आपको, ये प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी। तो ये आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी आपका गोदावरी हो जाएगा। और वैसे सबसे लंबी नदी कौन सी आता है इंडिया में, तो आपको पता है गंगा आता है, जो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए आपको पता है अम्लीय एसिड होना चाहिए, अम्लीय मिट्टी होना चाहिए, चाय की खेती के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि असम में देखने को मिलेगा, चाय ज़्यादा मिलता है। और आपको उधर दार्जिलिंग में भी देखने को मिलेगा, दार्जिलिंग आपको पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। एक ऑप्शन में रेगुर मिट्टी, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, ये में भी सबको पता ही होगा। देखिए मानसून निवर्तन होता है, तो मानसून निवर्तन होता है आपको उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी से। अब भारत में सबसे पहले मानसून कौन सा राज्य में आता है, सबको पता होगा, केरल में सबसे पहले मानसून आता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मानसून शब्द से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसको रेलवे 2 बार पूछा है, GSSC भी, ठीक है, कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, तो ये आपको अरबी भाषा से हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? आपको अरबी शब्द से हुआ है। ठीक है। सुनामी भाषा, सुनामी शब्द तो आपको पता है जापानी भाषा होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है आपको ग्रीक भाषा होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द जो होता है ग्रीक भाषा का होता है, और पर्यावरण जो शब्द है इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच है। ठीक है। फ्रेंच जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है। सब कुछ लिखना जायज़ नहीं है, तो इसको आप लोग सारे याद रखो। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। सुनामी तो सुनामी से नाम ही पता है आपको, जापान भाषा पर प्रयुक्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यानी शब्द के लिए ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, और पर्यावरण शब्द के लिए फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मानसून सबसे पहले केरला में आता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत बार आता है ये। लेकिन नेक्स्ट में वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी आपको कराकस हो जाएगा। और ये मस्कट किस देश की राजधानी है? तो मस्कट है मेरे दोस्त, ओमान की राजधानी होता है मस्कट। ठीक है। और आपका बेलग्रेड किसको है? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, सर्बिया, सर्बिया की राजधानी आपका बेलग्रेड हो जाएगा। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, सबको पता होगा मिस्र की राजधानी काहिरा है। कभी अगर फुर्सत मिले तो मिस्र का इतिहास पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछा जा रहा है। भारत में आपको पता है चक्रवात होता है, बिल्कुल सही है। चीन में टाइफून होता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिली बोला जाता है, ये भी सही है। और अमेरिका में बगियो नहीं बोला जाता है, अमेरिका में आपको हरिकेन बोला जाता है, हरिकेन। तो ये चारों याद रखना, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, चीन में टाइफून और अमेरिका में हरिकेन। ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया। कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो परवाल भित्त होता है आपको ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच में ये परवाल भित्तियाँ आपको देखने को मिलेगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वर्णशिर समिति आपके एग्जाम से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। स्वर्णशिर समिति का संबंध किससे है? तो स्वर्णशिर समिति का संबंध आपको मूल कर्तव्य से है। अब देखो मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकार आपको यूएसए से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो सबको पता होगा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और ये आपको मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य आपको रूस से लिया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपवन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल आपको 42 में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो आयु तक होता है, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। इसके वेतन एवं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। तो ये सारा स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों को अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के लिए क्षेत्राधिकार में आता है। आपको पता है भारत में जो रीट है 5 टाइप का रीट होता है। ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। करा रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के लिए क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये आपको न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, ये आपको रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल बदल अधिनियम सीधा दिमाग में आपका आ गया होगा 92वां संविधान संशोधन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। दल बदल अधिनियम संशोधन कब पारित किया गया था? तो दल बदल संशोधन अधिनियम 92वां अधिवेशन 1985। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम में किया गया था? देखिए सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन से आपसे प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था आपको, जो भारत शासन अधिनियम 1919 का था। आंसर आपका सी हो जाएगा। कराए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऐसा कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 78 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकालीन भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है मेरे दोस्त आपको दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जापान को क्या बोला जाता है? तो जापान को आपको पता है, इसको पुराना नाम इसका निप्पन था जी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, निप्पन था इसका पुराना नाम। और इसे आपको पता है उगते हुए देश, उगते हुए यहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है ना, इसको उगते हुए देश इसको बोला जाता है। उगते हुए देश, उगते देश। ठीक है, उगते हुए देश किसको कहा जाता है? तो आपको ये जापान को कहा जाता है। लेकिन अब उग रहा है तो डूबने वाला भी याद रखो, तभी ना याद रखोगे आपको।
डूबने वाला देश, ठीक है। तो डूबने वाला देश किसको बोला जाता है, तो ये नॉर्वे को बोला जाता है, ठीक है। यानी उगते हुए देश आपका हो गया जापान और डूबते हुए आपको नॉर्वे। तो ये सब आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखें। चारों हो गया आपको क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया होगा, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। देखो ये 28 फरवरी तो आपको पता है विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। और ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 11 जुलाई को आपको पता है हमने जनसंख्या में टॉप कर गए हैं, तो ये जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे 4 पॉइंट है, चारों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये बनारस अधिवेशन 1905 इसमें किया गया था। एक देखो सूरत अधिवेशन से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसी में जो था कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत का विभाजन प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये जो पारित किया गया था 14 जून 1947 को पारित किया गया था। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर के द्वारा किया गया था, यहाँ देखो क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ देखो गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था, तो ये लॉर्ड बेवल के टाइम पे किया गया था। देखो माउंटबेटन से क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो माउंटबेटन आपको पता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। यानी आपका ये स्वतंत्र भारत का पहला आपका गवर्नर जनरल था, तो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन सा हो गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। एक देखो सी राजागोपालाचार्य भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। सी राजागोपालाचार्य से क्वेश्चन ये बनता है आपको कि भारत के अंतिम गवर्नर, ठीक है, यह भारत का आपका अंतिम, ठीक है, एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम, ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर तो कौन था आपका, ये सी राजागोपालाचार्य। तो यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन है, यहाँ से आप बिल्कुल सही करना एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। आपको पता है कि मंगल पांडे के ही द्वारा आपको 1857 की क्रांति की शुरुआत किया गया था। उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया, देखिए बहुत कम एज में इनको फांसी दिया जाता है। तो ये जो इनको फांसी पड़ा था आपको 8 अप्रैल 1857 को पड़ा था, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। मंगल पांडे जो थे आपको पता है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से नाता रखते थे, ठीक है। और ये आपको 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई को यह स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति। कई बार ये डेट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ से 3 को क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, इसको आप लोग याद रखें। तो गवर्नर कौन होता है, तो लॉर्ड कैनिंग होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग। साथ ही साथ आपको अगर गवर्नर याद रखना है तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी याद रखना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड पामस्टर्डन था, ठीक है, पामस्टर्डन। तो ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्रांति तो हो गया जितना होना था, ठीक है। अब बिहार से तो आपको पता है आरा से कुंवर सिंह थे और पटना से पीर अली थे, ये आपको पता ही होगा। अब क्रांति होने के बाद एक आयोग का गठन किया गया था उसको शांति के लिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के जाँच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था, तो इसमें मेरे दोस्त पील आयोग का गठन किया गया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब सारे पॉइंट जो मैं बताया हूँ उसको आप याद रखोगे तो एग्जाम हॉल में गलती आपसे नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। अब देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है कि कह रहा है कि बहावी क्षेत्र का जो आंदोलन था, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। तो ये आपको असम में नहीं देखने को मिलेगा। ये बहावी आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, ये 1820 में शुरू होता है। और ये कहाँ से शुरू होता है, पटना में शुरू होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आपसे सीधा सीधा पूछ लिया था। इसका नेतृत्व पता है किसके द्वारा किया गया था, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखें, बरेलवी। यहाँ से 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तीनों में बता दिया। बहावी आंदोलन आपको 1820 में होता है, पटना में शुरू होता है। और ये आपको ये सर अय्यद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये कितने बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायपाल के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बहुत बढ़िया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो सूरत की संधि एक तरफ आपको सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, उसको आपको मिलान करना है। तो सूरत की संधि आपको कब हुआ था? तो सूरत की संधि 1775 में हुआ था। ठीक है, दूसरा देखते हैं आपको ये पूना की संधि। तो पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको ये इधर मिल जाएगा। फिर आपको पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, ये आपको 1665 ईस्वी में हुआ था। देवगाल की संधि आपको 1803 में हुआ था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए, VVI खास करके पुरंदर की संधि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1665 वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है? देखिए गुप्त काल के जो जानकारी मिलता है आपको, ये मृगकटिकम के पुस्तक में मिलता है। मृगकटिकम कौन लिखा था? तो आपको बहुत फेमस राइटर है इसका, शूद्रक, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है ये। ठीक है, शूद्रक के द्वारा लिखा गया आपका मृगकटिकम। ठीक है, मुद्राराक्षस, तो ये भी पढ़ा होगा, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया बहुत बड़ा पुस्तक है ये, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है आपको ये मुद्रा राक्षस। राजतिरंगिनी कल्हण के द्वारा लिखा गया, ये भी बहुत फेमस पुस्तक है, इसको भी आप लोग याद रखें। गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गर्ग मुनि के द्वारा लिखा गया है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है। ये चारों इंपॉर्टेंट है जी, VVI है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। कलिंग शासक खारवेल, देखो कलिंग उस समय उड़ीसा में पड़ता था। ठीक है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये अपने आप को जैन धर्म को मानता था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ लेख जो होता है आपको स्कंदगुप्त से ये रिलेटेड है। समुद्रगुप्त से आपके क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? अभी रिसेंटली जो पूछा गया था आपको बिहार जज के एग्जाम में कि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये स्मिथ के द्वारा कहा गया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, बार बार आपके एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, विक्रमादित्य। तो इसको भी आप लोग याद रखें। चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम आपको पहला शासक था जिसने, ये आपको गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये गुप्त वंश का पहला शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। एक क्वेश्चन और गुप्त वंश से पूछा जाता है कि गुप्त वंश को आपको स्वर्णकाल कहा जाता है, गुप्त काल को, क्योंकि इसमें महिलाओं का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था, यही कारण है कि गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों फैक्ट इसको याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो कैलाशनाथ मंदिर के आपको पल्लव शासक द्वारा बनाया गया था। यहाँ देखो चोल शासक, तो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछते रहता है। चोल शासक के आपको पता है कि इसका संस्थापक कौन था चोल साम्राज्य का? तो विजयालय होता है, विजयालय। ठीक है, और चोल के समय में सर्वाधिक नौसेना का विकास हुआ था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नौसेना का सबसे ज़्यादा विकास आपको चोल काल में ही किया गया था। एक देखो आपको पल्लव शासक से क्वेश्चन पूछा जाता है, पल्लव, इसका संस्थापक कौन था पल्लव का? तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका संस्थापक होता है शिववर्मन। और शिववर्मन अपना राजधानी कहाँ चेंज बनाया था इसने? तो कांची को राजधानी बनाया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन का दास्ता जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था, जबकि चंद्रगुप्त के विषय में यह स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऐसा ये इतिहासकार एरियन के द्वारा लिखा गया था। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदन में कब तक रहता है? तो आपको पता है 1/10 भाग तक वो सीमित ही रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण यानी कंट्रोल किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो सबको पता होगा, आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेत्र से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपका अधिकतम दूरी याद रखना, इन्फिनिटी होता है, जितना तुम्हारा आँख का एफिशिएंसी है देखने का उतना आपका बरकरार रहेगा, और न्यूनतम जो होता है 25 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, और दान में किया जाता है, दान में क्या दिया जाता है? आँख, तो आँख में हमारा कॉर्निया को दान में दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंश में जाकर छनती है? कॉमन क्वेश्चन है ये सब, तो ये सब आपको ब्रिक में जाकर छनती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो आपको पता है 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है।
करा एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो पौधों को पुष्पन के लिए उत्तरदायी हार्मोन आपका कौन सा हो जाएगा? फ्लोरोजीन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? सब साइंस का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम कॉमन दिया गया है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण आपको पता है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थों के अणुओं के कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? जब तो दोनों तरफ से एक ही अणु लगेगा तो उसको ऐसे में हम क्या करेंगे? सहसंजक बल का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये सब 9th क्लास का आपको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अभिकारक कहलाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? ये सब भी कॉमन क्वेश्चन है। OH आयन मतलब मुक्त होता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नींबू का पीएच मान पूछता है। देखो पीएच मान क्या होता है, आप लोग सब पढ़े होंगे कि किसी अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए हम पीएच मान का प्रयोग करते हैं। और पीएच मान का खोज किसने किया था? तो ये सोरेनसन के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखने, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका किसी नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। ये देखो आपको 7.4 दिया गया है। तो रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है। रक्त है तो मूत्र का भी याद रखो, ये कितना होता है? तो ये 6 होता है। ठीक है, कई बार 6.1 भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो आप देख लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बादल और वायुमंडल में तैरना किसके कारण होता है? देखो बादल और वायुमंडल में जो तैरने का जो रीजन है वो विस्कोसिटी के कारण होता है, यानी श्यानता के कारण ऐसा देखने को मिलता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया में जो पौधा पनपता है उसको सियोफाइट बोला जाता है। यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। ये हेलोफाइट जो होता है नमकीन यानी लवणता वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, लवणता वाले एरिया में देखने को मिलेगा। और लिथोफाइट जो होता है आपको पता है चट्टान या पत्थर पे देखने को मिलता है। ये लिथोफाइट चट्टान पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये मेनरहीन है जो आपको रूस एवं फिनलैंड के बीच में स्थित है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही फिलहाल ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैव विविधता दिवस आपको 22 मई को मनाया जाता है। ये भी देखिए क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो स्थापना होता है आपको 2007 में होता है। और ये कल परसों जो एग्जाम हुआ था बिहार एक्साइज दरोगा का, उसमें आपको डिजिटल इंडिया वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा था कि डिजिटल इंडिया का अभी तक कितना साल हो गया था? आपको वर्ष याद रहेगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया वाला भी आप लोग याद रखना कि भारत में डिजिटल इंडिया के मोदी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया की जो स्थापना होता है आपको 1 जुलाई 2015 को होता है। 1 जुलाई 2015 को होता है। लेकिन क्वेश्चन इस बार जो पूछा था ना बिहार एक्साइज दरोगा में, इसने पूछ दिया था ना कि डिजिटल इंडिया का अभी तक टोटल कितना वर्ष हुआ था? तो आप 15 से निकाल लोगे तो जिसका 7 वर्ष हुआ था। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर मैं बता दिया, दोनों याद रखना। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है, कह रहे भारत में मुद्रास्फीति के प्रावधान का सबसे प्रचलित माप कौन सा होता है? तो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप जो होता है आपको CPI होता है। CPI को बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है इसको। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। हिंदी में इसको देखोगे तो आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको पता है जारी कौन करता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा और श्रम समूह के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये देखो सारे प्रश्न में मैं आपको 50 टोटल प्रश्न में सोल्व करवा दिया हूँ केवल आपको 20 मिनट में। और आपको पूरा कंसेप्ट दिया गया है ताकि आपके एग्जाम हॉल में आप गलती नहीं करो। मेरा मकसद यही रहता है वीडियो बनाने का कि जब स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है और उससे क्या गलतियाँ हो रहा है उसको सुधारा जाए, ताकि वो एग्जाम हॉल में ऐसे गलती ना करे, कन्फ्यूजन में होकर वहाँ पे एग्जाम हॉल में प्रश्न गलती कर देता है। और भी जो यूट्यूबर होते हैं आते हैं सीधा आंसर पढ़ देते हैं, उससे देखो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो तो आप भी पढ़ लोगे, फिर फायदा क्या होगा उसको वीडियो देखने से। तो आपको फायदा हो रहा है तो आप वीडियो देखो, वरना नहीं हो रहा है तो मत देखो। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको क्लियर करवा दिया हूँ। इससे पहले मैंने 3 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये चौथा है। ठीक है, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको ये पूरा डिस्कशन और पूरा कंसेप्ट के साथ में वीडियो आपको करवा दूंगा। तो फिलहाल इसको देखिए, 1-2 बार रिवीजन कीजिए और अपना कंसेप्ट को भी क्लियर कीजिए ताकि एग्जाम हॉल में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।